हेलो दोस्तों। तो हम कवर कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड 2021-22 का जो हमारा सिलेबस है, जो 2021-22 में जो संशोधित सिलेबस जो जारी हुआ था, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत सारे पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। आइए देखते हैं अध्याय 9। ये वो नोट्स हैं जो हम हमारी ऑफलाइन कोचिंग में प्रोवाइड करवाते हैं। आप भी इनके नोट्स बनाइए। आइए देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 है आनुवांशिकी एवं जैव विकास। क्या है? आनुवांशिकी एवं जैव विकास। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये वो देखिए, आरबीएससी ने जो संशोधित सिलेबस जो जारी किया था, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो लक्षणों के वंशागत होने और विभिन्नता का अध्ययन करना। क्या है? लक्षणों के वंशागत होने और विभिन्नता का अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है। अगला देखते हैं, आनुवांशिकता। विभिन्न लक्षणों को पूरी तरीके से विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। बहुत सारे जो लक्षण होते हैं उनका पूरी तरीके से और बिल्कुल साफ तरीके से विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। अगला टॉपिक है विभिन्नता या विविधता। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। देखिए, जनक जिससे उत्पन्न होते हैं और संतति जो उत्पन्न होती है। तो आगे बढ़ते हैं। विभिन्नता। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता, एक जनन कोशिका विभिन्नता। पहली है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, इसे समझते हैं। देखिए, शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है। देखिए, ये नोट जो है ना, ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग के ही नोट्स हैं और ये है आरबीएससी 2021-22 का संशोधित नोट्स। आइए करते हैं इनको कवर। शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है? यह शारीरिक कोशिका में आती है, मतलब हमारे शरीर में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। मतलब शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो होती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। जैव विकास में सहायक नहीं है। जीवों के विकास में सहायक नहीं है। उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित यानी कि जो हम ग्रहण करते। कानों जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों की पूंछ काटना। देखिए, ये वो लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कानों में छेद कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो पुत्र या पुत्री पैदा होगी उसके भी कानों में छेद हो। अगला है जनन कोशिका विभिन्नता। यह जनन कोशिका में आती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैव विकास में सहायक है। आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। बालों का रंग और लंबाई और आंखों की पुतली का रंग, बाकी और बहुत से उदाहरण हैं इनके। आइए देखते हैं आगे। देखिए, अगला टॉपिक है जनन के दौरान विभिन्नताएं। दो प्रकार के जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में देखते हैं विविधता अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है लैंगिक जनन में, और इसमें बहुत कम विविधता पाई जाती है। क्रॉस संयोजन द्वारा यानी कि संकरण द्वारा डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। कौन होती है? अलैंगिक जनन। जिसे इसमें एक तो क्रॉस संयोजन करवा सकते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा। आगे चलते हैं। देखिए, विभिन्नता के लाभ क्या क्या है। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ देती है।
जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती। जो ज़्यादा सहन करते हैं वो जो उष्णता को ज़्यादा सहन करते हैं वो अधिक गर्मियों से बचने की संभावना भी उनमें क्या होती है? बहुत अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। जैसे स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में पाए जाने वाले दो परिवर्त का उदाहरण बताइए, तो क्या है? स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। आगे देखते हैं। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखते हैं, जिनको आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। कितने विपर्यासी लक्षण थे? 7 विपर्यासी लक्षण थे, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। आइए, वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण है बीज का आकार। आकार कौन सा? या तो बीज गोल हो सकता है या झुर्रीदार। दूसरा है बीज का रंग, पीला हो सकता है या हरा। फूल का रंग बैंगनी या सफेद। फली का आकार फूली हुई या सिकुड़ी हुई। फली का रंग हरा या पीला। पुष्प की स्थिति अक्षीय या अंत्य। और तने की ऊंचाई लंबाई, जिसे बड़े टी से लिखते हैं, और बोना स्मॉल टी से। ये 7 विपर्यासी लक्षण है जो मेंडल ने बताए थे। देखिए, अब ये एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया? तो उसके देखिए निम्न गुणों के कारण इसका चयन किया। पहला, मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। हमने देखे ही अभी कितने पाए जाते हैं? 7। इसका जीवन काल छोटा होता है। जी हाँ, द्विवर्षीय पादप है। सॉरी, एक वर्षीय पादप है। एक वर्ष में बहुत सारी इसकी फसल ली जा सकती है। सामान्यतः स्वपरागण होता है, स्वपरागण पाया जाता है, परंतु कृत्रिम रूप से पर परागण भी कराया जा सकता है। एक पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है और एक से अधिक बार प्रयोग एक वर्ष में किया जा सकता है। देखिए, अब पिछले वाले कोर्स में तो मेंडल के तीनों प्रयोग थे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें केवल संकरण को परिभाषित कर रखा है। तो आइए संकरण को समझते हैं। एकल संकरण मोनोहाइब्रिड, मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण। देखिए, एक जोड़ी विकल्पी लक्षण, एक जोड़ी यानी कि लंबा अगर ले रहे हैं तो लंबाई लेंगे, के मध्य जो संकरण कराया जाता है वो क्या कहलाता है? एकल संकरण कहलाता है। लंबे पौधे जिसको हमने टीटी लिया और बोने पौधे जिसको स्मॉल टीटी लिया, के मध्य संकरण करवाए। तो देखिए, ये जब संकरण हम करवाएंगे तो टी 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 और टी का करवाएंगे टी के साथ तो मिलेगा टी और टी। फिर टी का करवाएंगे इस टी के साथ तब भी मिलेगा टी और टी। इस टी का करवाएंगे इस टी के साथ तब भी मिलेगा टी और टी, और इस टी का करवाएंगे इसके साथ तब भी मिलेगा टी और टी। देखिए, सभी पौधे क्या मिले हैं? लंबे, क्योंकि ये बड़ा वाला टी जो है ये प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण है तो ये अपना प्रभाव दर्शाएगा, प्रभाव दर्शाएगा तो ये है लंबा। तो सारे पौधे कैसे मिलेंगे? लंबे पौधे, 100% लंबे। देखिए, टी इसका इससे तो टी 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 सभी पौधे लंबे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी अप टू पीढ़ी देखते हैं। जो पौधे हमें प्राप्त हुए हैं उसी का संकरण दूसरी पीढ़ी से करवाते हैं, उसी प्रकार के पौधे से। तो देखिए, बड़े टी और स्मॉल टी और बड़े टी और स्मॉल टी का जब संकरण करवाएंगे तो इस टी का जब इस टी से होगा तो टी टी, फिर इस टी का इस टी से होगा तो टी और टी, फिर इस इस वाले पे आते हैं, इस टी का इस टी से होगा तो बड़ा टी और छोटा टी। देखिए, प्रभावी लक्षण पहले आएगा तो प्रभावी लक्षण टी है इसलिए ये, फिर टी का टी से है तो टी और टी। देखिए,
3 तो इसमें प्रभावी, इसलिए लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए? 3। और 1 अप्रभावी यानी कि बौने पौधे कितने प्राप्त हुए? 1। अवलोकन करते हैं इसका, देखते हैं, इनसे निष्कर्ष निकालते हैं। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे प्राप्त हुए थे। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे तथा 1/4 बौने पौधे थे। अगर इसका फिनोटाइप लिखें, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्ररूप। जो है 3:1 यानी कि 3 लंबे और 1 बौना। एग्जाम्पल देखें तो टीटी 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 और ये वाला क्या है? बौना। जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या होता है? इसको बोलते हैं जीन प्ररूप। जीनोटाइप 1:2:1। 1 जैसे 1 का मतलब टीटी शुद्ध लंबे, 2 अशुद्ध लंबे और या ये शुद्ध बौना। आगे बढ़ते हैं। द्विसंकरण, मटर के पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण कराना। 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण कराना द्विसंकरण या द्विविकल्पीय संकरण कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, गोल को दर्शाया हमने RR से और पीले को दर्शाया YY से। झुर्रीदार को दर्शाया छोटे R से और हरे को दर्शाया छोटे Y से। जब इनका संकरण किया तो R के साथ छोटा R आया और Y के साथ छोटा Y। ये जो प्राप्त हुए हैं ये गोल पीले बीज हैं और ये वाली जो पीढ़ी है ये है F1 पीढ़ी। अब देखिए, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्म विकल्पियों का फिर से संकरण करवाते हैं। देखिए R और R का और Y बड़ा R छोटा R बड़ा Y और इसका जब संकरण करवाए तो हमें मिला R का Y से तो RY, फिर R का छोटे Y से तो R और छोटा Y, फिर अब R का नंबर आता है तो R का बड़े Y से तो बड़ा Y और R का Y से तो छोटा Y। ये जो युग्म विकल्पी हमें प्राप्त हुए इनका ही जब हम संकरण करवाएंगे तो देखिए इस तरफ भी हमें लिखना है RY। ये जो हमें ऊपर जो प्राप्त हुए इन्हीं को लिखना है RY, ये RY, फिर R और छोटा y, फिर छोटा R और बड़ा Y, फिर R और Y दोनों छोटे। ऐसे कैसे इनको ऊपर लिखना है। अब इनका क्रॉस करवाएंगे तो देखिए क्रॉस इस तरीके से होगा इनका, इसका इससे तो R का R से तो RR, Y का Y से तो YY। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका क्रॉस करवाएंगे इससे तो R का होगा R से तो R और R, Y का होगा तो Y और छोटा Y, फिर R का R से तो बड़ा R का किससे होगा? छोटे R से, बड़े R का छोटे R से, और Y का Y से, Y का Y से। अब किसका नंबर आता है? इस चौथे वाले का। R का छोटे R से और Y का छोटे Y से। इस प्रकार से ही इसके भी चलेगा तो इसका इससे होगा तो RR, Y और छोटा Y, और इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे। इसी क्रम में ये वाला का भी इससे, इसका भी इससे, इसका भी इससे तो ये प्राप्त होगा, इसका इससे तो ये प्राप्त होगा। अगला है इसका इससे होगा तो RR YY, इसका इससे होगा तो RR YY, इसका इससे होगा तो ये वाला और इसका इससे होगा तो ये वाला। अगर इसका फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो 9:3:3:1 और जीनोटाइप अनुपात देखा जाए तो जीनोटाइप अनुपात होता है इसका 12:24:12:1। इसको आप याद रख सकते हैं 1:2:2:4:1:1:1:1:2, जिसको ऐसे याद रख सकते हैं 12:24:12:1। देखिए अगला टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कितने हैं? 2। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है जैसे घोंघा, और कुछ प्राणियों जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। मादा जो XX होती है और नर X और Y। देखिए मादा में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं X और नर में पाए जाते हैं X और Y। अब देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण नर
से होता है एक्स और वाई और मादा से होता है एक्स और एक्स। देखिए एक्स और वाई ये तो नर है और एक्स और एक्स ये क्या है, मादा। जब एक्स का एक्स से संकरण होता है तो एक्स एक्स, जब एक्स का एक्स से होगा तब भी एक्स एक्स, वाई का एक्स से होगा तो वाई एक्स या एक्स वाई, और वाई का एक्स से होगा तो वाई एक्स या एक्स वाई। तो देखिए इसमें वाई आ रहा है इसलिए ये तो होगा पुत्र, और इसमें आ रहा है एक्स इसलिए ये होगा पुत्री। अब देखिए, तो देखिए संतति का लिंग निर्धारण का कार्य कौन कर रहा है, नर, क्योंकि जिसके साथ वाई आ रहा है वो क्या है, पुत्र, जिसके साथ एक्स आ रहा है वो क्या है, पुत्री। आधे बच्चे या 50% लड़के और 50% लड़की हो सकती है। सभी बच्चे अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की होगी, और जिसे वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का होगा। जिसे वाई मिलेगा वो लड़का, जिसे एक्स मिलेगी वो लड़की। आइए जीव विकास वाला टॉपिक देखते हैं। विकास निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरुआत हुआ, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ, क्या कहलाता है, विकास। देखिए कब प्रारंभ हुआ, ये हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ, विकास कहलाता है। विकास की स्थितियां देखिए, सबसे पहली स्थिति देखते हैं विकास की। लाल भ्रंगों का एक समूह है जो जनन के द्वारा रंग जिनका जनन के द्वारा रंग परिवर्तन होता है। तो अब क्या मिलते हैं, सभी प्रकार के 3 प्रकार के तो ऐसे भ्रंग मिलते हैं जो कैसे हैं, लाल, और एक प्रकार का ऐसा मिलता है जो हरा है। लेकिन लाल भ्रंग जो होते हैं उनको उनका कौवे द्वारा भक्षण हो जाता है, यानी कि उनको कौवे खा जाते हैं। और इन ये जो हरे वाले जो भ्रंग है ये जनन के द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ देखिए इनको कौवे खा जाएंगे तो भ्रंगों की संख्या में क्या होगी, कमी। और हरे जो हैं वो हरी झाड़ियों के साथ मेल खा जाते हैं, इसके कारण इनकी संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। अब इससे निष्कर्ष देखते हैं। हरे भ्रंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, यानी कि प्रकृति ने इनको फायदा पहुंचाया, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दिखाई नहीं देते। यह प्राकृतिक चयन कौवों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कौवों के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थिति 2, लाल भ्रंगों का समूह जनन द्वारा रंग परिवर्तन हुई, सभी भ्रंग लाल केवल एक नीला। अब ये देखिए, इन्होंने भी जनन करा तो लाल भ्रंगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, इन्होंने भी जनन तो नीले भ्रंगों की संख्या में बढ़ोतरी। लेकिन कौवे नीले लाल दोनों को पहचानते, देखिए नीले का भी और लाल का भी, दोनों रंग ऐसे हैं जो आंखों में चुभते हैं, तो दोनों को पहचानते हैं कौवे और दोनों को खा जाते हैं। इससे भ्रंगों की संख्या में कमी होती है। अब देखिए इत्तेफाक से क्या होता है, लाल भ्रंग नीले से अधिक हो जाते हैं। कौन से अधिक हो जाते हैं, लाल भ्रंग नीले से अधिक। अचानक हाथी आता है और भ्रंगों सहित झाड़ियों को रौंद जाता है, तो अब देखिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो संयोग से नीले भ्रंग बच जाते हैं और लाल खत्म हो जाते हैं, लाल की प्रजाति खत्म हो जाती है। तो संयोग से नीले भ्रंग बच जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए निष्कर्ष निकलेगा, रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला, कोई भी लाभ नहीं मिला अगर उन्होंने रंग परिवर्तन किया। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग के भ्रंग बच गए। तो ये हाथी आया रोंद गया तो सारे के सारे लाल भ्रंग तो नष्ट हो गए, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीव की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, यानी कि जब विकास शुरू होता है उस समय अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो जीव की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। देखिए स्थिति 3, लाल भ्रंगों का समूह है। भ्रंगों के आवास पादप, देखिए भ्रंगों का जो आवास है ना, कौन है, पादप, जहाँ वो हरी झाड़ियों में रहते हैं, उसमें रोग लग जाता है। तो अल्प पोषण के कारण भ्रंगों की में भी कमी हो जाती है, पोषण नहीं मिलेगा तो।
जैसे ही पौधों का रोग समाप्त होता है तो भृंगों की संख्या में फिर से क्या होने लग जाती है? वृद्धि। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भृंगों की संख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता। मतलब कोई भी आनुवंशिक परिवर्तन नहीं हुआ। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए कम हुआ था, लेकिन पर्यावरण के कारण जो भी प्रभाव कम हुआ था वो वापस से सही हो गया था। तो जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण। तो उपार्जित लक्षण देखते हैं सबसे पहले। जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, अपने ही जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, पीढ़ी वंशानुगत नहीं होते। यह डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, अगली पीढ़ी में वंशानुगत रूप से स्थानांतरित भी नहीं होते। जैव विकास में सहायक नहीं है। अल्प पोषित भृंगों की संख्या में कमी। जैसे अल्प पोषित जो थे, जब झाड़ियों में रोग लग गया था तो उसके कारण जब ये अल्प पोषित हो गए थे तो इनकी संख्या में कमी। अगला है आनुवंशिक लक्षण। यह जीवों को वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं। यह जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक है, जैसे आंखों व बालों का रंग। देखिए, जाति उद्भव किस प्रकार से होता है, ये हमारा टॉपिक है। पहला, जीन प्रवाह उन दो समष्टि के बीच होता है जो पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाती, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग होती है। अगला है आनुवांशिक विचलन। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना आनुवांशिक विचलन कहलाता है। देखिए, किसी एक समष्टि, एक प्रजाति की उत्तरोत्तर पीढ़ियों, उसकी विभिन्न पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन, जो परिवर्तन होते हैं किसके कारण? जीन्स के कारण, वो क्या कहलाता है? आनुवांशिक विचलन। अगला है प्राकृतिक चुनाव। वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। जैसे हमने देखे थे, हरे भृंग जो थे वो झाड़ियों की वजह से बेहतर अनुकूलन कर सके। अगला है भौगोलिक पृथक्करण। जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण होता है। इसमें दो उपसमष्टि के मध्य अंतर जनन नहीं हो पाता। देखिए, इसको देखिए, जैसे ये पहाड़ है, इसके इस छोर पर जो भी प्रजातियां पाई जाएगी और इस छोर पर जो भी प्रजातियां पाई जाएगी, इस पहाड़ के कारण वो दोनों एक दूसरे से कटी हुई रहेगी। इधर वाले में अलग विकास होगा और इधर वाले में अलग प्रकार से विकास होगा। किसके कारण हुआ ये? पहाड़ के कारण। इसी प्रकार बीच में अगर नदियां पड़ जाए तो नदियों के कारण भी होता है। देखते हैं अब विकासीय संबंध योजना, जिसमें समजात अभिलक्षण देखते हैं। समजात क्या होते हैं? विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी वह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है। देखिए, संरचना तो क्या होती है? एक समान, तथा कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर के पादों की आधारभूत संरचना समान होती है। इनके पैरों की जो संरचना होती है वो समान होती है, किंतु विभिन्न कशेरुक जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कार्य भिन्न भिन्न होते हैं इनके, लेकिन संरचना क्या होती है? समान। अगला है समजात अंग। यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। वह जैव विकास का प्रमाण देती है। अगला है दूसरा, समरूप अभिलक्षण। वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य क्या करते हैं? एक समान। जैसे पक्षी के अग्रपाद व चमगादड़ के अग्रपाद, इन दोनों के जो अग्रपाद होते हैं उनकी संरचना व संगठकों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य क्या होता है? समान होता है। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं, लेकिन अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। देखिए, अब जीवाश्म क्या होते हैं? जीव के परिरक्षित अवशेष अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म के कुछ उदाहरण हैं। अमोनाइट जीवाश्म है किसका? अकशेरुकी का। ट्राइलोबाइट भी जीवाश्म है किसका? अकशेरुकी का।
नाइटिया जीवाश्म में किसका? मछली का। राजोसोरस जीवाश्म में किसका? डायनासोर के कपाल का। अब जीवाश्म कितने पुराने हैं इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? देखते हैं। पहला, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। दूसरा है, देखिए जो पृथ्वी की जो सतह होती है, देखिए ये पृथ्वी की सतह जो इसके बिल्कुल पास में मिल जाएंगी, ये तो क्या होंगे? नए। और जो बहुत गहराई में मिलेंगे ये क्या होंगे? पुराने। अगला है फॉसिल डेटिंग, कार्बन फॉसिल डेटिंग। इसके द्वारा हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। कोई भी एक तत्व ले लिया जाता है और उसकी आयु और विभिन्न प्रकार से उसके बारे में जांचें की जाती है, जिससे पता चलता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। देखिए विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में अंतर संबंधित है। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य समानताएं हमें उन जीवों का एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। विकास के चरण। तो विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। पहला, योग्यता का लाभ। आंख का विकास हुआ। सबसे पहले तो जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। प्लेनेरिया में अति सरल आंख पाई जाती है, कीटों में जटिल आंख होती है और मानव में द्विनेत्री आंख होती है। ये योग्यता का जो होता है ये लाभ होता है। मानव ने धीरे धीरे विकास किया। मानव में कैसी आंख होती है? द्विनेत्री। प्लेनेरिया में अति सरल और कीटों में जटिल। आगे देखते हैं दूसरा, गुणता के लाभ। पंखों का विकास। पंख ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, जो कालांतर में उड़ने के लिए उपयोगी हो गए। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डायनासोर के भी पंख थे पर उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने पंखों को उड़ने के लिए अपनाया। देखिए कृत्रिम चयन क्या होता है? बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचना एक समान परिकल्प से में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को ही एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था, तथा उसने चयन द्वारा इसमें विभिन्न सब्जियां विकसित की। किससे की? जंगली गोभी से। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जंगली गोभी से ब्रोकोली, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये क्या किया उसने? ये इन तीनों का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। ये जो दे रखा है ये किसका? जंगली गोभी का विकास दे रखा है। अब मानव का विकास देखते हैं। तो मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है एक तो उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन। इनका अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए मानव का प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। सर्वप्रथम जो प्राचीनतम सदस्य है वो अफ्रीका मूल में खोजा। और कहाँ कहाँ? फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए, जिससे कई बार परस्पर विलग हुए, अलग अलग हुए। कभी अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में बढ़े तथा कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए, और इस प्रकार मानवों का विकास हुआ। देखिए लास्ट टॉपिक है अपना आनुवांशिक परिभाषाएं, जिनमें जीन। मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। अगला है युग्म विकल्पी। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप होते हैं। भिन्न रूप यानी कि एक तो लंबे को हम लेते हैं टीटी से और बोने को हम लेते हैं स्मॉल टीटी से। अगला है विषम युग्मजी। वे जीव जिनमें विपरीत युग्म विकल्पी होते हैं। तो देखिए टी और टी। अगला है समयुग्मजी। वे जीव जिनमें समान युग्म विकल्पी होते हैं। ये देखिए टीटी और टीटी। अगला है प्रभाविता। वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? प्रभाविता। अप्रभाविकता। वह जीन जो प्रभावी जीन के समय प्रकट नहीं होता या F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता, अप्रभाविकता कहलाता है। अगला है जीन प्रारूप। जीन के आधार पर प्रारूप। अगला है दृश्य प्रारूप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर जो प्रारूप होता है वो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहते हैं।
देखिए, सूक्ष्म विकास छोटे क्षेत्रों में होने वाला विकास सूक्ष्म विकास कहलाता है, जैसे भृंगों के रंग में परिवर्तन। स्पीशीज जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर जीव उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है? स्पीशीज। गुणसूत्र क्या होते हैं? धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचना होती है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यह गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर था आनुवांशिकी एवं जैव विकास, ये कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इसी प्रकार की जो हमने सीरीज की है वन डे वन चैप्टर वाली, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे ही हमारी साइंस सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, हम मैथ सब्जेक्ट को लेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।